वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम कक्षा 7 का वसंत पाठ 13 एक तिनका पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, जब एक दिन था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारे दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं का प्रयोग कवि ने खुद के लिए किया है और वह इसमें अपने के बारे में वर्णन उन्होंने किया है। तो वह कह रहे हैं कि एक दिन वह घमंड में भरे ऐठे हुए अपने घर के मुंडेर पर खड़े थे। मुंडेर मतलब दोस्तों घर की बालकनी। तो मतलब एक दिन कवि घमंड में भरे हुए अपने घर के मुंडेर अपने घर की बालकनी पर खड़े थे और अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में चले जाता है। जैसे दोस्तों हवा में कितनी गंदगी होती है, बहुत सारे कीड़े भी होते हैं, उड़ते हैं, वैसे ही एक तिनका जो है अचानक उनकी आंखों में पड़ जाता है। तो तिनका पड़ने के कारण वह झिझक उठते हैं और बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों से तिनका नहीं निकल पाता और उनकी आंख लाल होकर दुखने लगती है। फिर जो बाकी लोग हैं वो उन्हें कपड़े की मूठ देने लगते हैं, मतलब कपड़े पे फूंक मारकर अपने आँखों को गर्म करने लगते हैं, मूठ देने लगते हैं। फिर जो ऐंठ है, जो उनका घमंड है, वो चले जाता है, घमंड चूर चूर हो जाता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो उस ढब का मतलब ढंग, या हम बोल सकते हैं तरह से। तो मतलब जब किसी ढब से किसी तरह से उनकी आंखों से तिनका निकल जाता है, तब उनके मन ने, उनकी बुद्धि ने उन्हें खुद ऐसे ताने दिए, खुद ऐसा कहा कि ऐठता तो किस लिए इतना रहा, तुम इतने ऐठते क्यों हो, इतने घमंडी क्यों हो, एक तिनका ही तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए बहुत है। तो दोस्तों, इस एक तिनका कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है और इसमें वह यही बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हमारा घमंड तोड़ सकती है। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर पर बढ़ते हैं। तो प्रश्न अभ्यास, कविता से प्रश्न 1। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो दोस्तों, हमें इस प्रश्न में ये करना है कि हमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, हमें उनके शब्द को आगे पीछे कर कर वाक्य बनाना है। जैसे सारे लोगों के बोलने का ढंग अलग होता है। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, यहाँ पर मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, शब्द तो एक तरीके के ही हैं, समान ही हैं, पर उनका ऑर्डर अलग अलग जगह पर है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो वहीं पे लिखा है लोग कपड़े की मूठ देने लगे। वैसे ही नीचे बहुत सारी पंक्तियां हैं, हमें भी उनके शब्द ऐसे ही आगे पीछे करके और वाक्य बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहला है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो हम उसका लिख सकते हैं, जब था एक दिन मुंडेरे पर खड़ा। फिर ख है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो इसका हम लिख सकते हैं, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। फिर ग है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो इसका हम लिख सकते हैं, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तो हम लिख सकते हैं, किसी ढब से जब निकल तिनका गया। तो यह मैंने अपना उत्तर लिखा है दोस्तों, आप जिस ढंग से बोलते हैं उस तरह का उत्तर वह पंक्ति यहाँ पर लिख दें। अब प्रश्न 2, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखा था कि मूठ देने लो कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो यह जो वाक्य है, यह हमें यह संदेश देता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न 3, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी मतलब जो कवि थे वह झिझक उठे और बेचैन हो गए और लाल होकर उनकी आँख दुखने लगी। फिर प्रश्न 4 है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया।
तो हमने यहाँ पे देखा था घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोग उसे कपड़े की मूठ देने लगे, मतलब कपड़े पर फूंक कर उसकी आँख पर लगाने लगे ताकि उसे अच्छा लगे। अब प्रश्न 5 है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर, लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दो दोहे दिए गए हैं, पहला हरिऔध जी के द्वारा और दूसरा कबीर जी के द्वारा। तो इन दोनों में समानता यह है कि दोनों हरिऔध जी और कबीर जी ने अपना आशय, अपना मतलब बताने के लिए उदाहरण तिनका का ही प्रयोग किया है। और अंतर ये है कि उनका आशय, वह जो बोलना चाह रहे हैं, उनका मीनिंग, उनका अर्थ अलग है। हरिऔध जी बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कोई भी मतलब कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और कबीर जी बताना चाहते हैं कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। अब हमने दोस्तों प्रश्न अभ्यास कविता से पूर्ण कर चुके हैं। अनुमान और कल्पना आपको स्वयं करना है, क्योंकि यह आप पर निर्भर है कि आप कैसा अनुमान या कैसी कल्पना कर सकते हैं। अब आखिरी है भाषा की बात। किसी ढप से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। तो दोस्तों इसमें हमें यह करना है कि नीचे कुछ हमें वाक्य दिए गए हैं, उसे रिक्त स्थान, मतलब खाली स्थान में भरना है। अब हम देखते हैं पहला, मेंढक पानी में डैश कूद गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, सन से, फुर से, थर से, टप से, छप से, इनमें से कोई एक शब्द यहाँ पर भरना है। तो दोस्तों पानी का जो यह है, वह पानी से जो ध्वनि आती है वह छप से आती है, जिस कारण यहाँ पर आएगा मेंढक पानी में छप से कूद गया। अब ख है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद डैश चू गई। तो दोस्तों जब भी कोई बूंद जो है ज़मीन पर गिरती है, तब हम बोलते हैं वह बूंद टप से चू गई। तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। फिर ग है, शोर होते ही चिड़िया डैश उड़ी। तो जब भी कोई चिड़िया उड़ती है तो हम बोलते हैं कि वह चिड़िया फुर्र से उड़ गई। इसे यहाँ पर हम लिखेंगे, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ी। फिर घ है, ठंडी हवा डैश गुजरी, मैं ठंड में डैश काँप गया। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा ठंडी हवा सन से गुजरी, क्योंकि सन जो शब्द है यह कभी भी तेज़ गति को बताने के लिए, दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जिस कारण हम यहाँ पे बोलेंगे ठंडी हवा सन से गुजरी, मतलब ठंडी हवा बहुत जल्दी गुजर गई और मैं ठंड में डैश काँप गया। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा थर से, क्योंकि जब भी हमें ठंडी लगती है तब हम थर्राते हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा मैं ठंड में ठर से काँप गया। तो दोस्तों हमने वसंत का कक्षा 7 का पाठ 13 एक दिन का पूरा पूर्ण कर लिया है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, और मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।